हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए जी, सब बढ़िया। चलिए जी, तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक छोटा सा चैप्टर, बहुत प्यारा सा, कॉस्टिंग का। कॉस्टिंग का चैप्टर है ये, जिसको लोग बड़े प्यार से कहा करते हैं क्या, प्रोसेस कॉस्टिंग। एक छोटा सा यूनिट है हमारे कॉस्टिंग सब्जेक्ट का, जिसको हम कहते हैं क्या, प्रोसेस कॉस्टिंग। बेसिकली क्या होता है प्रोसेस कॉस्टिंग, क्या है बेसिकली हमारा एक मेथड है। क्या है हमारा एक ये मेथड है। जैसे कि कॉस्टिंग के अंदर अलग अलग मेथड्स होते हैं जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज अपनाती हैं अपनी कॉस्टिंग पर्पस के लिए। वैसे ही कुछ एक इंडस्ट्री फॉलो करके चलती है क्या, प्रोसेस कॉस्टिंग। अच्छा सर, कौन सी इंडस्ट्रीज इसको फॉलो करती हैं? तो वो इंडस्ट्रीज जो कि इंगेज्ड है ऐसे प्रोडक्शन में, ऐसी एक्टिविटीज में जो कि पास होती है डिफरेंट प्रोसेसेस से। मतलब अनेक प्रोसेस के जरिए उसको गुजरना होता है। वैसी इंडस्ट्रीज क्या यूज करती हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग। बेसिकली डिफरेंट प्रोसेस को हम कह सकते हैं टू और मोर प्रोसेसेस। इसको कह सकते हैं हम टू और मोर प्रोसेस। अच्छा सर, एंड अगर इसका हम एग्जाम्पल लें तो इसके एग्जाम्पल में जनरली वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती हैं जो कि इंगेज्ड हैं, लाइक स्टील मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, टी मैन्युफैक्चरिंग, सोप्स मैन्युफैक्चरिंग। एंड इवन आप तो सिंपली कह सकते हो कि सर कोई भी चीज़ अगर मैन्युफैक्चर होगी ना तो वो अनेक प्रोसेस से गुजरेगी, एक प्रोसेस में तो मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो ही नहीं सकती। अच्छा जी, ठीक है सर, ये तो समझ में आया कि प्रोसेस कॉस्टिंग हम लगाते कहाँ हैं। अब और क्या है इस चैप्टर के अंदर, तो मेरे अकॉर्डिंग इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके चल रहे हैं इस चैप्टर को। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट पे आ रहे हैं, ये तो था कुछ थ्योरेटिकल ओवरव्यू। इस चैप्टर को मैंने अपने अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहले 2 पार्ट्स के अंदर, 2 पार्ट में क्या क्या है सर, तो पहले 2 पार्ट में है कि व्हेन देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ WIP, मीन्स कि जब हमारा वर्क इन प्रोग्रेस एग्जिस्ट करता है। एंड सेकेंड है व्हेन देयर इज नो WIP, मीन्स कि जहां पे हमारा WIP का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके सर, जब WIP का कॉन्सेप्ट नहीं है तो इस वाले सिचुएशन को हमने 2 अलग पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट, in case of no loss, and second in case of loss। ओके सर, इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट, इसको नाम देते हैं सेकंड, इसको नाम देते हैं थर्ड। जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारा कवर होगा नेक्स्ट वीडियो में, एंड जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो हमारा कवर होगा इस वीडियो के अंदर। अच्छा सर, जो फर्स्ट इसके अंदर सेकंड पार्ट आया इसको हम कहते हैं वेरी वेरी सिंपल। जो थर्ड है इसे बोलते हैं हम वेरी सिंपल। एंड जो फर्स्ट पार्ट था इसको हम बोलते हैं सिंपल। थोड़ा सा बस लेंदी है इसलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बट इट इज ऑल्सो सिंपल। ओके सर, आइए जी, तो हम बात करते हैं इसके अंदर कैसे इसकी कॉस्टिंग की जाएगी। तो फर्स्ट हम लेके चलेंगे कि प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हमारा क्या क्या होगा, मीन्स कौन कौन से अकाउंट्स हमारे बनाए जाएंगे। ओके सर, ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट है कॉस्टिंग का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जबकि बाकी जगहों पे हमारी शीट्स बनती हैं, कॉस्ट शीट्स बना करती हैं या अलग अलग स्टेटमेंट्स बना करते हैं। बट इस चैप्टर के अंदर हमें क्या बनाने होते हैं, अकाउंट, जो कि हम बचपन से बनाते आ रहे हैं अपने अकाउंट्स के अंदर, अकाउंटेंसी के अंदर। अच्छा सर, तो मेनली इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट पार्ट आता है वो आता है हमारा क्या, प्रोसेस अकाउंट। ओके सर, प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से है हमारा, जिसके अंदर हम इसके 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
जैसे कि हम अपने अकाउंट्स में करते आ रहे थे, डेबिट पार्ट एंड क्रेडिट पार्ट। ओके सर, यहाँ आ गया हमारा पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट एंड देन नेक्स्ट आता है हमारा अमाउंट। ऐसे ही सेम यहाँ पे पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट आया हमारा यूनिट एंड नेक्स्ट आया हमारा अमाउंट। ठीक है सर। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग में आएगा क्या? तो ये तो हमारा इसका फॉर्मेट हो गया। अब बेसिकली अगर मैं जनरली आपसे बात करूं तो अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारी उसके अंदर लगती है कॉस्ट। एक थोड़ा सा इससे अलग जा रहे हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर हमारी लगती है कॉस्ट, और इस कॉस्ट को आप जनरली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। द वन इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा सर, जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं ये सारे हमारे बनते हैं प्राइम कॉस्ट। ओके, एंड जितने इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं ये हमारे बनते हैं क्या? ओवरहेड्स। अच्छा सर, जो डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं? तो इसके अंदर तीन आइटम आ सकते हैं आपके पास, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड थर्ड वन इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेम ऐसे ही अगर हम ओवरहेड्स की बात करें तो इसके अंदर भी तीन चीजें आ सकती हैं, बट ये जो होंगी ये क्या होंगी? हमारी इनडायरेक्ट, मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके सर, तो मोटा मोटा हम देखें तो हमारे पास डायरेक्ट की तीन कैटेगरी आ गई, मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड। इनडायरेक्ट की तीन कैटेगरी आ गई, जिसको हम मिला जुला के क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स एंड प्राइम कॉस्ट। अच्छा, तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के अंदर यही हमारी कॉस्ट लगती है, और इन्हीं कॉस्ट को हम कहाँ लिख के चलेंगे? प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर। तो हमारा जो यहाँ पे इसको पुट करेंगे वो कुछ इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले जो हमारी मटेरियल लगेंगी वो रखेंगे यहाँ पे, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। यहाँ उसका यूनिट पार्ट आ जाएगा और यहाँ उसकी वैल्यू आ जाएगी इन रुपीज। अच्छा, सेकंड हमारा लेबर आ गया। थर्ड हमारा कोई अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो आ गया, एंड अलॉन्ग विद दैट अगर कुछ ओवरहेड्स हैं तो वो ओवरहेड्स हमारे यहाँ पे आ जाया करते हैं। ठीक है सर, ये बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये हमारा है प्रोसेस ए मान लो या प्रोसेस वन मान लो, जो आपकी इच्छा। मान लेते हैं हम प्रोसेस ए। तो प्रोसेस ए के अंदर कुछ खर्चे किए गए हमारे मटेरियल के अंदर, लेबर के अंदर, एक्सपेंसेस में एंड देन फाइनली ओवरहेड्स में, और इन सब खर्चों को मिला के इसकी कुछ कॉस्ट निकल के आई। एंड जो भी ये कॉस्ट निकल के आई, ये प्रोसेस ए किसको ट्रांसफर करेगा? अपना आइटम प्रोसेस बी को। मींस कि जो प्रोसेस ए का आउटपुट होगा वो क्या बनेगा? प्रोसेस बी का इनपुट। एंड उस इनपुट के ऊपर प्रोसेस बी फर्दर अपनी प्रोसेसिंग करेगा एंड देन जाके वो अपना नया आउटपुट निकालेगा, और वो आउटपुट फिर नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट बनेगा। इस तरीके से चलता रहता है, एंड फाइनली जो लास्ट प्रोसेस होगा उससे जो आउटपुट निकलेगा वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट कहलाता है। तो ऐसे ही प्रोसेस ए में ये जितने भी खर्चे हुए हमारे, इन सब खर्चों को हम क्या करेंगे? ऐड। ये हमारी यूनिट्स ऐड हो गई, एंड ये हमारा ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे? नेक्स्ट प्रोसेस में, मान लेते हैं प्रोसेस बी। जो यूनिट्स होंगी वो यूनिट्स आ जाएंगी, और जो अमाउंट होगा वो अमाउंट आ जाएगा। इन सिंपली आप कह सकते हैं कि ये हमारा क्या निकल के आया? बैलेंसिंग फिगर। अच्छा सर, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, जिसको हम कहते हैं वेरी वेरी सिंपल। सेकंड पार्ट में थोड़ी सी बातें करते हैं पहले लॉस की, देन उसको आगे लेके चलेंगे। अच्छा सर, फाइनली आते हैं हम लॉसेस के ऊपर। तो हमारे लॉसेस जो हैं वो दो पार्ट के, दो टाइप में क्लासिफाइड हैं। पहला हमारा कहलाता है क्या? नॉर्मल लॉस, एंड सेकंड हमारा क्या कहलाता है? एबनॉर्मल लॉस। ओके, जो नॉर्मल लॉस है, ये नॉर्मल लॉस बेसिकली क्या है? तो नॉर्मल लॉस को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं ये वो लॉसेस हैं जो कि इनहेरेंट इन नेचर होती है। सेकंड, जो कि रीजनेबली एंटिसिपेटेड होती है, एंड थर्ड, जो कि हमारी अनअवॉइडेबल होती है। मींस कि हम इसको रोक नहीं सकते, इनहेरेंट इन नेचर है, अनअवॉइडेबल है, एंड इट कैन बी रीजनेबली एंटिसिपेटेड, मतलब हम पहले से इसको एंटिसिपेट करके चल सकते हैं बिफोर द प्रोडक्शन स्टार्ट। ओके, एंड एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? इट इज अवॉइडेबल इन नेचर, obviously it
कैन नॉट बी डिटरमाइंड and we can also say that कि these are under the control, means it can be controlled, it can be avoidable in nature, it can be controlled by the organization. जनरली ये होती है हमारी लापरवाही के चक्कर में, जिसको हम कह सकते हैं केयरलेसनेस ऑफ वर्कर्स, या फिर हमारी प्लांट की ब्रेकडाउन जो कि अनएंटिसिपेटेड थी, एंड कुछ स्ट्राइक वगैरह, सैबोटेज वगैरह, इस टाइप की चीजें होती हैं जो कि हमारी रीजन बनती है एबनॉर्मल लॉस की. अच्छा सर, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल लॉस, ये हो गया हमारा एबनॉर्मल लॉस. एंड अगर हम इस चैप्टर को लेके बात करें तो नॉर्मल लॉस वो है जो हमें पहले से पता था. गुड. एबनॉर्मल लॉस कैसे पता लगेगा कि लेट्स से अगर हम कहते हैं कि हमने जो इनपुट डाला किसी प्रोसेस में वो डाला था 1000 यूनिट्स, एंड हमें जो इसका नॉर्मल लॉस पता था वो पता था लेट्स से 5%. दैट मीन्स कि जो हमारा लॉस होना था वो होना था कितना, 50 यूनिट्स का. दैट मीन्स जो आपका आउटपुट निकल के आना था वो कितना आना था, 950 यूनिट्स. बट अगर ये क्या है आउटपुट, ये है हमारा एस्टिमेटेड आउटपुट, ये है हमारा एस्टिमेटेड आउटपुट. बट हमारा जो एक्चुअल आउटपुट निकल के आया वो मान लेते हैं एक्चुअल आउटपुट निकल के आता है आपका 900 यूनिट्स. देन इन सच अ केस जो आप, अच्छा जी, तो इन सच अ केस कि यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस निकल के आ रहा है 50 यूनिट्स का, ये क्या है हमारा एबनॉर्मल लॉस. मींस कि 50 यूनिट्स तो हमने एंटिसिपेट किए हुए थे, ये हमारा नॉर्मल लॉस था. एंड इसके बियॉन्ड जो भी लॉस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एबनॉर्मल लॉस. तो इसको हम दो तरीके से कह सकते हैं, क्या कि द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल लॉस एंड नॉर्मल लॉस इज एबनॉर्मल लॉस, or the difference between estimated output or actual output. The answer is same in both the situations. कि हम या तो ये कह के चलें कि जो एक्चुअल लॉस हुआ और जो नॉर्मल लॉस है इनके बीच का जो डिफरेंस है, जैसे कि इस पार्ट में देखें तो हमारा इनपुट था 1000, आउटपुट था हमारा 900. दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट इज 100 विच इज टोटल लॉस, एंड आउट ऑफ विच 50 यूनिट्स इज reasonably anticipated, means it is normal loss, and the remaining 50 is obviously abnormal loss. और we can say that कि जो हमारा estimated output है वो 950 and actual output 900, तो इनके बीच का जो difference है वो भी हमारा क्या है, abnormal loss. तो both gives the same answer. Okay sir. And if we assume that in the same situation, if the actual output is 990 यूनिट्स, देन अगर हमारा एक्चुअल आउटपुट 990 यूनिट्स निकल के आए तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा एबनॉर्मल गेन आ जाएगा. और एबनॉर्मल गेन कितने का आएगा, 40 यूनिट्स का. मींस द अगेन फॉर्मूला इज सेम कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट इज input and the output is 10 unit and our normal loss is 50 unit, then the result will be negative of 40 units which is abnormal gain. और we can say that कि हम तो पहले से सोच के बैठे थे 50 यूनिट का नुकसान होगा, बट एक्चुअल में हुआ कितना, 10 यूनिट्स का. तो जो फायदा है वो कितने का है, 40 यूनिट्स का. ओके, अब ये हमारी जानकारी हो गई लॉस की, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड इसका ट्रीटमेंट. बेसिकली हम पूरी कॉस्टिंग, पूरी की पूरी कॉस्टिंग में ये कह के चलते हैं कि जो भी हमारा नॉर्मल लॉस होगा उसको हम चार्ज करेंगे, चार्ज टू प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट होगा उस पर चार्ज करेंगे एज ओवरहेड्स. मींस कि जो हमारा नॉर्मल लॉस है वो कौन बियर करेगा, वो हमारा कस्टमर बियर करेगा. बट जो हमारा एबनॉर्मल लॉस होगा वो हमारा प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं होता, वो कस्टमर हमारा बियर नहीं करता. एंड ये हमारा कहाँ का पार्ट बनता है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. चाहे वो एबनॉर्मल लॉस हो चाहे वो एबनॉर्मल गेन हो, बोथ आर द पार्ट ऑफ कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड द नॉर्मल लॉस इज टू बी चार्ज टू द फाइनल प्रोडक्ट विच इज बियर्ड बाय द कस्टमर एज ओवरहेड्स. ओके सर, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे आएगी हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, तो फॉर्मेट सेम रहेगा जैसे पहले था.
फर्स्ट पर्टिकुलर्स, सेकेंड, थर्ड and again the same process. First one is particular, second is unit, then हमारा amount, particular, units and amount. इसको भी नाम दे देते हैं हम प्रोसेस ए अकाउंट। अच्छा सर, सबसे पहले वही खर्चे लगेंगे जो सेम प्रोसेस चल रहा था फर्स्ट पार्ट में। मटेरियल हमारा जो था वो लग गया, लेबर जो था हमारा वो लग गया, ओवरहेड्स जो हमारे थे वो लग गए, और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, अदर एक्सपेंसेस थे वो लग गए। एंड फाइनली इन सबको ऐड ऑन करने के बाद हमारा कुछ खर्चा निकल के आ गया। हमें कुछ लॉस थे जो नॉर्मल लॉस, जो कि हमें पहले से पता थे, वो हम लिखेंगे अपनी क्रेडिट साइड में नॉर्मल लॉस, यूनिट्स के कॉलम में यूनिट्स एंड अमाउंट में अमाउंट। सर इस अमाउंट में क्या आएगा? लाइक अगर हम पिछले एग्जांपल की बात करें कि हमने यूनिट जो लगाए थे वो लगाए थे 1000, यहाँ लिखेंगे 1000। 50 यूनिट्स का नुकसान हुआ वो यहाँ लिखेंगे। एंड इफ देर इज सम स्क्रैप वैल्यू फॉर द नॉर्मल लॉस यूनिट्स, मतलब कि अगर कुछ स्क्रैप वैल्यू है, मतलब कि जो नॉर्मल लॉस हुआ है अगर वो रियलाइज हो सकता है, मतलब कि अगर वो मार्केट में बिकने योग्य है, तो उस केस में उस 50 यूनिट्स को बेच के जो कीमत आएगी वो कीमत को हम यहाँ पे लिखेंगे। मीन्स कि अगर हम एज्यूम करें कि 50 यूनिट्स से 2 रुपये के हिसाब से बिक जाएगा, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 2 100 रुपीज़ यहाँ पे हमारा आ जाएगा। अच्छा सर, अगर स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं होगी तो यहाँ पे डैश मीन्स जीरो, कुछ नहीं आएगा, यूनिट्स में सिर्फ यूनिट्स की फिगर आएगी, रुपीज़ में कुछ नहीं आएगा। अच्छा सर, आगे अब इसके बाद क्या हुआ कि हमारा कुछ ना कुछ क्या निकल के आया है, फाइनल प्रोडक्ट, जो कि हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रोसेस बी के अंदर। बढ़िया सर, प्रोसेस बी के अंदर कुछ जाएगा। पिछले एग्जांपल को ही अगर मैं कंटिन्यू करूं तो मान लेते हैं यहाँ पे 1000 यूनिट है और यहाँ पे मान लेते हैं कितने यूनिट्स हैं, 50। एंड जो एग्जांपल 1 था जहां पे हम प्रोसेस बी में कह रहे थे कितना यूनिट जा रहा है, 900। जैसे हम यहाँ 900 लिखेंगे तो हमारा बैलेंसिंग फिगर, मतलब टोटल हमारा मैच नहीं करेगा और कुछ बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। जैसे कि यहाँ का टोटल है हमारा 1000, यहाँ का टोटल भी 1000, बट यहाँ पे डिफरेंस आ गया कितना, 50 यूनिट्स का। ये जो बैलेंसिंग फिगर निकला ये हमारा क्या कहलाएगा, एबनॉर्मल लॉस। जो हमारा बैलेंसिंग फिगर निकला है, कैसे निकला है सर, ये निकला है हमारे यूनिट का बैलेंसिंग फिगर, अमाउंट का नहीं, किसका, यूनिट का। अच्छा, ये निकल गया। अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट या कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। ये कैसे निकलेगा सर, तो जितने भी आपने इस पे खर्चे किए, ये सारे खर्चे थे इन रुपीज, इन सबको हम जोड़ेंगे। फिलहाल के लिए मैं इसको नाम दे देता हूं ए। अच्छा, ये जो हमने अपने नॉर्मल लॉस को बेच के कमाया, ये इसको नाम दे देते हैं बी। अच्छा सर, मीन्स कि हमने इतने खर्च किए, कूल, इसमें से इतना हमने कमा लिया, उसको कर दो लेस, तो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे, नेट खर्चे, नेट कॉस्ट हमारी। अच्छा, इतने के ऊपर कितने यूनिट, तो हमारे यहाँ पे टोटल यूनिट थे 1000, इसको मैं नाम दे देता हूँ सी। एंड जो नुकसान हो गया 50, इसको नाम दे देते हैं डी, दैट मीन्स सी माइनस डी। तो ऊपर आपका आ गया नेट कॉस्ट, डिवाइड में आ गया नेट यूनिट। एज्यूम करने के लिए कह देते हैं कि मान लीजिए कि इन सबको टोटल करके हमारे आ रहे थे लाख रुपए, लेस बी हमने एक्सी माना था 50 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट मीन्स 100 रुपीज, कि 1 लाख का आपने खर्च किया, उसमें से 100 रुपीज तो आपने नॉर्मल लॉस को बेच के कमा लिया है। और ये जो खर्चा हुआ है ये कितने यूनिट से रिकवर किया जाएगा, तो ये रिकवर किया जाएगा 1000 में से 50 तो चले गए, तो जो बचे 950 उससे रिकवर किया जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो निकल के आएगा वो कहलाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट या कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। अच्छा सर, अब ये जो अमाउंट आ गया इसको क्या करेंगे, इस अमाउंट को, ये हमारा 1 यूनिट की कीमत आई है, इसको हम फर्स्ट एबनॉर्मल लॉस की यूनिट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और जो निकल के आएगा वो यहां लिखा जाएगा। अच्छा, जनरली ये जो चीज है ये डेसिमल में आती है, मींस पॉइंट्स में आएंगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा एबनॉर्मल लॉस का यूनिट होगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड अमाउंट को हम लिखेंगे इस तरफ रुपीज के कॉलम में। एंड सेम चीज हम इसके लिए भी कर सकते हैं कि 900 को मल्टीप्लाई करें इस अमाउंट से और उसको लिख दें यहाँ पे, बट ये डेसिमल में है तो हो सकता है कुछ राउंडिंग ऑफ का एरर आ जाए, इसलिए हम कह के चलते हैं कि इसको तो, अच्छा जी, तो इसलिए हम इसको तो हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, बट इसके केस में मल्टीप्लाई नहीं करते
और इसके केस में यहाँ पे क्या लेके चलते हैं हम, बैलेंसिंग फिगर मींस टोटल ऑफ दिस माइनस नॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट जो कि मल्टीप्लाई करके आएगा, और जो डिफरेंस बच जाएगा वो हम प्रोसेस बी मान लेंगे। अगर आप मल्टीप्लाई करके भी चेक करेंगे तो ये मोर और लेस यही आ रहा होगा, 2, 5, 10 रुपए का फर्क हो सकता है। अच्छा जी, तो बेसिकली ये है हमारा जब हमारे पर लॉस की ट्रीटमेंट होगी। अच्छा सर, जब गेन होगा तब क्या करेंगे, तो सेम सिचुएशन है उसके अंदर भी कि आप यूनिट यहां लिखेंगे 1000, यहां आएगा आपका 50, एंड लेट से जो हमारा एग्जांपल था वहां पे हमारा क्या था, यहाँ पे 990, जैसे आप 990 लिख लेंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर आपका यहां ना निकल के कहां आएगा, यहां पे। तो उस केस में हम डेबिट में बोलेंगे क्या, एबनॉर्मल गेन, जो हमारा 40 यूनिट्स था। देन ये प्रोसेस सेम रहेगा हमारा वर्किंग नोट, मींस कि टोटल खर्चे लेस कर देंगे उसमें से नॉर्मल लॉस की इनकम जो हमारे पास आ गई बेच के, सेम डिवाइड में टोटल यूनिट माइनस में कर देंगे जो नॉर्मल लॉस की यूनिट होगी, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट हमारा निकल के आ जाएगा। और जो भी ये रुपीज होगा इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इस एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन के यूनिट से, देन आपका यहाँ पे अमाउंट जो होगा वो निकल के आ जाएगा। कूल, जब ये आ जाएगा देन अगेन सेम प्रोसेस कि आप ये सारा जोड़ चुके हैं, इसके अंदर ये भी ऐड करेंगे, इसको लेस करेंगे और इसको बैलेंसिंग फिगर से आप निकाल देंगे। मींस कि एबनॉर्मल लॉस कुछ भी नहीं है, यूनिट्स का डिफरेंस है, इधर निकल के आया तो एबनॉर्मल लॉस, इधर निकल के आया तो एबनॉर्मल गेन। देन यूनिट्स की वैल्यू निकालना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, वो सेम प्रोसेस रहेगा, चाहे वो लॉस हो चाहे वो गेन हो। एंड जो प्रोसेस बी का अमाउंट है वो हमेशा आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल के चलेंगे अपने आंसर की बेटरमेंट के लिए। ओके, तो मेरे अकॉर्डिंग ये था सेकंड एरिया जिसको हम कहते हैं वेरी सिंपल एरिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। ओके जी, टाटा बाय बाय।